नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी साक्षात्कार, पीजीटी अब हटा दीजिए, पीजीटी का साक्षात्कार हो चुका है। टीजीटी साक्षात्कार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 11/11 यानी 11/11/2020 यानी 11 तारीख 11वां महीना 2020 हिंदी टीजीटी साक्षात्कार में आज पूछे गए सवाल। तो आज क्या सवाल पूछे गए उसी को लेकर हम आपके सामने एक बार फिर पेश हुए हैं, हाजिर हुए हैं। जो सभी प्रश्न कई लोगों से इकट्ठा करके हम आपको देते रहते हैं और देते रहेंगे जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, ये प्रश्न देख के आप तैयारी कर सकते हैं। जिनका लास्ट में लगा है 23 नवंबर से लगा है, वो सबके लिए 10 दिन का बीच में मौका मिला हुआ, तो सब अच्छी से तैयारी कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। एक बात और, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस भी कर देंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कमेंट बॉक्स की। तो कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न आया कि सर आपने बताया कि सौर श्रेणी में 2 भाषाएं हैं। तो हमने बताया सौर श्रेणी में 2 भाषाएं, तो हमने सही बताया है। अब आपको हम बता दें, तो आपने कहा 4 हैं। तो सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी है, यही 2 भाषाएं हैं। हम भी कहते हैं 4 है, लेकिन 2 जो आपके हैं, गुजराती है, एक बचा है गुजराती पहाड़ी, इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब भाषाएं नहीं है, उपभाषाएं नहीं है, भाषाएं हैं। तो उपभाषाएं में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को रखा गया है। अगर आपको इसी में 4 कर देंगी तो आपके जो उपभाषाओं की संख्या वो 7, 8, 9 हो जाएगी। क्योंकि आप जानती हैं या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो उपभाषाओं की संख्या वो 5 है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, यही 5 आपके हैं। तो पूछने का तरीका आयोग का क्या था कि सौर श्रेणी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, तो उपभाषा वहां लगा देते यानी 2 है। तो ये पिछले वीडियो में बताया गया था, तो आप लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे, हमें मालूम है। और कुछ लोग कमेंट में, कुछ लोग क्या, 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि आप मूर्ख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मूर्ख बनाते हैं। भाई, हम किसको क्यों मूर्ख बनाएंगे? हमारे बस में तो है नहीं कि हम किसी को मूर्ख बना दें। मूर्ख तब आपको बनाते कि जब आपसे हम 2000, 4000, 10, 5000 अगर पैसे लिए होते और आपको प्रश्न गलत बताते, या फिर वीडियो नहीं बना के देते, या लाइव नहीं आते, तब आपको मूर्ख बनाते, तब हम उसके हकदार थे। अब हम आपको क्यों मूर्ख बना रहे हैं? और जिन्होंने कहा कि मूर्ख बनाते हैं, तो अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप मत वीडियो देखिए। भाई वीडियो मत देखिए, मूर्ख काहे बनोगे? अगर आपको लग रहा है कि हम मूर्ख बन रहे हैं, तो वीडियो मत देखिए, दूसरे का वीडियो देखिए। बहुत चैनल है, कई करोड़ चैनल है, देखिए सब पे दूसरे देखिए, जहाँ आपको विद्वान बनना हो। तो क्यों मूर्ख वाले वीडियो मतलब चैनल पर चली जाइए आप, या चले आए। तो आप किसी अच्छे चैनल पर जाइए, वहाँ आप विद्वान बन जाइए। ठीक है, तो ऐसे कमेंट अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इतना ही कहना था कि अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं या शिक्षिका बनने जा रही हैं, तो आपके अंतर ये गुण होना चाहिए कि कमेंट बॉक्स में ज़रा सोच समझ कर लिखा जाए। क्योंकि एक नहीं, पूरा भारत, पूरा विश्व देखता है कमेंट बॉक्स में और क्या आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं कि आपको भी बहुत लोग गाली देंगे, कौन है, कैसे मूर्ख, क्या बनाते हैं, और हमको भी देंगे, सही कह रहे हैं। तो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, जो आपको अगर मूर्ख बनाया जा रहा है, तो आप मूर्ख मत बनिए, ये तो हम ही कह रहे हैं। ठीक है,
जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा काम है कहना, आप जुड़ेंगे नहीं तो हम आपको पकड़ के नहीं, आपके हाथ को पकड़ के कि सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आज तक जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, हम किसी के पास नहीं गए कि आप सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस इतना बताना उद्देश्य था। चलिए हम अपने वीडियो स्वयं आते हैं, कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं उस पर चलते हैं। ये सब फालतू की बातें होती रहती हैं। चलिए जो होता है ठीक है, अच्छी बात है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न पर आते हैं। रोज वाला प्रश्न घिसा पीटा। आप क्या पढ़ कर आए हैं आज के हिंदी टारगेट में? आप क्या पढ़ कर आए हैं? तो आप क्या पढ़ कर आए हैं, सबसे पहला प्रश्न ये सबसे पूछा जा रहा है। क्या पढ़ कर आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब सबसे इसे छोड़ दीजिए। तो जो जिस तरह से पढ़ के जाते हैं वो बताते हैं। तो बताएं कि भक्तिकाल विशेष तुलसीदास, यानी भक्तिकाल पढ़ के गए तो विशेष में तुलसीदास को रखा गया है। कोई जायसी को रख रहा है, कोई कबीर को रख रहा है, कोई सूरदास को रख रहा है। यही 4-5 को रखे गए हैं, उसके अलावा कोई किसी को नहीं रख रहा है। रामचरितमानस किस भाषा में है, इसको आप विशेष ध्यान से कर लेना है, अच्छे से बना लेना है। किस भाषा में लिखा गया है, तो कई प्रकार के हैं। अवधि है, ठेठ अवधि है, परिनिष्ठित अवधि है, तो उसमें से क्या होगा आप लोग को मालूम होगा। तो आप लोग तैयार करते रहिए। रामचरितमानस में कितने समय में पूरा हुआ, ये बात देखने वाली। कितने समय पूरा हुआ तो आपको वहाँ हड़बड़ा के नहीं, बहुत आराम से करना है। कितने समय में पूरा हुआ, कहीं आप हड़बड़ा के बोल दिए 1574 में। यहाँ पूछा जा रहा कितने समय में पूरा हुआ, और आपको लगा कि कितने ओ कब लिखा गया, किस समय लिखा गया। तो ऐसे नहीं करना है। तो जो समय पूछा जा रहा है उसी को बताइए, धैर्यपूर्वक बताइए। हम बताएं कई बार कि थोड़ा आप 1-2 सेकंड रुकिए, 1-2 मिनट मत रुकिए, नहीं तो आपसे तब भी आप फेल हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि रामचरितमानस कितने समय में पूरा हुआ, तो तुरंत तत्काल तुरंत एकदम जैसे बोले कि समय पूरा, तब तक आपने तुरंत कह दिया कि हाँ इतने समय में। तो वहाँ थोड़ा देर रुकिए कि हाँ उसमें कुछ और जोड़ रहे हैं कि बस उसी पे स्टॉप ले रहे हैं। तो तब जाके आप प्रश्न आपके बनेंगे। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है, जो रामचरितमानस के राम है उनमें कौन सा गुण है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न अच्छे अच्छे किए जा रहे हैं। बहुत सरल भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, नॉर्मल है। बहुत सरल भी किया जा रहा है, बहुत थोड़ा घुमा दिया जा रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कह भी दिया था, हम एक बात अभी घबराने की ज़रूरत नहीं कह दिए। किसी ने कह दिया कि आप बार बार कहते हैं घबराने के लिए, इस शब्द का प्रयोग ना करें। आप घबराने से कह देते हैं तो इसमें ज़्यादा घबराहट होती है, मनोबल डाउन करते हैं। अगर इससे घबराने से कह दिया जाए तो मनोबल डाउन नहीं होता। आपको समझ में आना चाहिए क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब। रामचरितमानस में राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो रामचरितमानस में राम कथा का मार्मिक प्रसंग पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा है? अब रामचरितमानस या भक्तिकाल उठाएं तुलसीदास तो आपको उसी में आप लपेटे रहेंगे। कबीर जी की कोई उलटवासियाँ सुनाइए। उलटवासियाँ या उलटवासियाँ सुनाइए। तो उलटवासियाँ आपको एक तैयार कर लेना पूरे अच्छे से। एक उलटवासियाँ आपको तैयार कर लेना है। कोई भी, और उसकी व्याख्या भी आपको तैयार होनी चाहिए। ये नहीं बस सुना दिए। उलटवासियाँ, भाषा और बोली में अंतर क्या है? बार बार हम बताते चल रहे हैं कि आप लोग तैयार करिए। भाषा बोली में अंतर, रेखा चिन्ह संस्मरण में अंतर, जीवनी आत्मकथा में अंतर, प्रगतिवाद छायावाद में अंतर, आलोचना निबंध में अंतर, जितने भी अंतर हैं सब अंतर आप तैयार करते रहिए। हर बार प्रत्येक दिन यही पूछा जाएगा। 2-4 अंतर सबसे पूछ ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक से पूछ लिए भाषा और बोली में अंतर तो आपसे नहीं पूछेंगे, मुझसे दूसरा पूछेंगे। आपसे भी यही पूछेंगे। आप थोड़ी जान रहे कि ये पूछा गया है। आप थोड़ी जान रहे हैं। आप जो आ रहा कम अंदर से इंटरव्यू देके, उस पर थोड़ी रुकवा के पूछेंगे भैया क्या कहा हुआ हमको बता दीजिए, हम अंदर जाएंगे। आप अगर उनसे पूछी तो आप इतनी ज़्यादा आप लोग हड़बड़ा जाएंगे कि जो बताना होगा वो भी आप भूल जाएंगे। कोई कविता सुनाइए। ये आज का प्रश्न जो है, कोई कविता सुनाइए, कॉमन है, ये सबके लिए लागू होता है। कोई कविता सुनाइए, कोई गजल सुनाइए, कोई भजन सुनाइए, ये सब पूछा जा रहा है। क्योंकि 2 लोग से वार्ता हुई, दोनों लोग ने बताया कि आज 11 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर हाजिर थे, और यही जितने लोग निकल रहे थे उनमें एक ही प्रश्न बताया, कोई कविता सुनाइए। कविता नहीं है तो भजन सुनाइए।
भजन नहीं आता तो गज़ल सुनाइए, कोई गीत ही सुनाइए, तो एक आपको तैयार कर लेना है। कोई एक छंद लिखकर मात्रा लगाइए। तो एक लेडीज़ थी, उनसे कहा गया कि आप कोई एक छंद लिखिए और उसकी उस पर मात्रा लगा के लगाइए। तो आप लोग मात्रा जानते हैं, लगता रहता है। तो छंद सुनाने के बाद छंद लिखेंगी, इसके बाद उसमें मात्रा लगाकर आपको बताना है। इलाहाबाद कब से प्रयागराज हो गया? जी हाँ, इलाहाबाद कब से प्रयागराज हो गया, यही बताना है, या कब से प्रयागराज नाम पड़ा। वियोग के अंतर्गत कितने काम दशाएं हैं, नाम बताइए। कितने काम दशाओं का वर्णन होता है, तो नाम बताना है वियोग के अंतर्गत। जो काम दशाएं हैं 8, 10, 15, 20, तो आपको बताना कितने हैं, उसके नाम भी। समस्या तब खड़ी हो जाती है आपसे अगर पूछा जाए कि रामानंद के शिष्य कितने हैं, तो 12 तो आपने कह दिया, लेकिन पूछिए नाम बताइए, तब परेशानी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 बता दिया, तब परेशानी। रामायण में कितने सर्ग हैं, 15, नाम बताइए, तब परेशानी। और सबसे परेशानी अगर पूछा गया कि संचारी भाव कितने, आपने कहा 33, नाम बताइए, तब आपको 33 जन्म याद आएंगे। बहुत कम ही लोग हैं जिनको याद है, क्योंकि अभी पूछा गया, पीजीटी में पूछ लिया गया, आपको बताए हैं पीजीटी में 33 संचारी भावों की संख्या पूछा गया, सभी के नाम बताइए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न किए गए थे, लेकिन टीजीटी में कुछ उससे नॉर्मल है। तो टीजीटी पीजीटी में फ़र्क भी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से होगा, बस तैयारी में लगे रहिए। हाँ, संचारी भाव जो है 10-15 याद कर लीजिए, सीरियल से याद करिए जब आप, और उसको थोड़ा आहिस्ते सुनाइए, एकदम तेज़ी से नहीं, आराम से सुनाइए। जब आप 7-8 सुनाएँगे, इसके बाद खुद ही कहेंगे कि रहने दीजिए, अगले पे चले जाएँगे। अब आपको 7, 8, 10 आना चाहिए, ताकि वो जैसे गर्व है, अमर्ष है, अभिता है, अपमान है, ठीक है, चिंता है, मद है, स्मरण है, इसे करते रहे, धीरे-धीरे सुनाइए इसको, तब तक वो खुद कहेंगे अगले सुनाइए। वियोग के अंतर्गत कितने काम दशाओं का वर्णन होता बता दिया गया, तो आपको बताना है। मुनित्रयी, मुनित्रयी में कौन-कौन आते हैं, तो आपको जितने त्रयी हैं आपको याद कर लेना, पहली बात। जितने त्रयी हैं सबको याद कर लेना, मूढ़ त्रयी, वेद त्रयी, छायावाद लघु त्रयी, छायावाद बृहत त्रयी, ठीक है, संकलन त्रयी, जितने भी आपके त्रयी हैं सबको याद कर लेना है। गदहा का पर्यायवाची शब्द सुनाइए। जी हाँ, गदहा। तो गदहा का पर्यायवाची सुन सकते हैं आपसे, गणेश का, सरस्वती, गंगा, यमुना, नदी, कामदेव, हाथी, ये सब के आपको तैयार रहना चाहिए। उद्देश्य और विधेय क्या है, तो यहाँ कर्ता लिखा गया है, तो इसको काट दीजिए, क्या है, कहने का मतलब क्या है। उद्देश्य क्या है, विधेय का है, सही सही पूछा इससे गया था, उद्देश्य और विधेय क्या है। कोई वर्तमान में निकलने वाली पत्रिका का नाम बताइए। तो वर्तमान में कोई पत्रिका निकलती है, तो उसका नाम आपको बताना है। तो बहुत पत्रिकाएं वर्तमान में निकल रही हैं, आप अच्छा आसानी से बता ले जाएंगे। हरिऔध जी को परिप्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो हरिऔध जी को परिप्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला। जयशंकर कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला, महादेवी को यामा पर कौन सा मिला, ठीक है। फिर इसके बाद इधर चले आएंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस पर मिला, या कौन सा पुरस्कार इस रचना पर मिला है, तो किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपसे पूछा जा सकता है। कामायनी पे कौन सा मिला, साकेत पर कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है। तो इस तरह से पुरस्कार के भी आप थोड़ा जानते रहिए। तो आपके 10 प्रश्न हो गए हैं। अब अगर आप लोग सहमत रहेंगे प्रश्नों से, तो हम सुबह तक सभी प्रश्नों के जवाब भी दे देंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कहेंगे हाँ जवाब दीजिए, देंगे, नहीं तो आप लोग तैयार कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।